अवधेश कुमार वैश्य पत्रकार इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश जी, जो वाकई महागठबंधन की रूपरेखा है, जो सूरत है, जो दिखाने की कोशिश हो रही है, वही सच्चाई है या पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है? रीमा, कई मुझे वैसे तो पूरी तरह साफ आपका सवाल सुनाई नहीं दिया, लेकिन जितना कुछ मैं समझा हूं। हाँ। देखिए, अब ललन सिंह क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो मेरे पास जानकारी आ रही है कि जनता दल यू ने तो फिर से प्रधानमंत्री के पास फीडबैक भेजा है कि हम फिर से साथ आना चाहते हैं। ईश्वर करे वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, लेकिन अभी तो चारों तरफ खबर यही है। देखिए, इस समन्वय समिति की बैठक के पहले देश में 3 बातें साफ हो गई है। ये कभी जो शिवम त्यागी जी बता रहे थे कि जिस ढंग से सनातन के विरुद्ध बयान आया है और बयान का फिर समर्थन हुआ है दूसरी पार्टियों के द्वारा, और डीएम के टीआर बालू जी ने जैसे भाषण दे दिया है कि हमने अपने क्षेत्र में 3 मंदिर गिरवाए, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की, और उससे हमारा वोट बढ़ा है, उस पर आईएनडीआईए की किसी पार्टी ने खुल के अपना स्टैंड नहीं लिया। और ये देश जानना चाहता है कि इस पर स्टैंड क्या है। केवल ये कह देने कैसे कि सोच समझ के बयान देना है, उससे स्थिति क्लियर नहीं हो जाती है। अब धीरे धीरे 2024 का आम चुनाव बिल्कुल एक आइडियोलॉजिकल विभाजन पर, एक वैचारिक विभाजन की ओर बढ़ गई है। जो दूसरी स्थिति पैदा हुई कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट और भारत लिखने पर कांग्रेस ने जिस ढंग से रिएक्ट किया और बाकी पार्टियों ने रिएक्ट किया, तो देश में सवाल उठ रहा है कि आखिर आईएनडीआईए को इंडिया से प्रेम क्यों है और भारत से प्रेम क्यों नहीं है। और यह सवाल अगर आज की बैठक में इसका उत्तर नहीं दिया जाता है इन दोनों सवालों का, तो फिर आईएनडीआईए के लिए समस्या पैदा होगी। यह देश दोनों सवाल, और तीसरी बात कुछ मसले पर यह समन्वय समिति की बोलिए समन्वय समिति की बैठक के पहले, ठीक, हम पहले देख रहे हैं कि G20 का इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, भारत ने इसमें सफलता प्राप्त की, पूरी दुनिया ने कहा, तो ये तो देश का विषय होता है। क्या आज की समन्वय बैठक में आईएनडीआईए देश का ध्यान रखते हुए कि इसमें यह भारत की विदेश नीति की सफलता हमारी है, उसका एक प्रस्ताव पारित करता है कि नहीं करता है? क्योंकि नहीं, आज तो इन्होंने कहा है, आज इनका कहना है कि हम सीट शेयरिंग पे बात करेंगे। दीपक झा इस वक्त कांग्रेस पार्टी से, ठीक है अवधेश जी मैं आपके पास आऊंगी। दीपक झा इस वक्त कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, सीट शेयरिंग आज का रखा गया है मुद्दा, तो क्या वाकई बात बनेगी? क्योंकि हम अगर मैं आम आदमी पार्टी को ही कोट करूं, कई राज्यों को लेकर उन्होंने खुलकर कहा कि वहां हम अकेले लड़ेंगे चुनाव, जिसमें बिहार रहा, जिसमें पंजाब, जिसमें हरियाणा, दिल्ली तो है ही है। तो ये सीट शेयरिंग पे किस तरीके से बात बनेगी? देखिए रीमा जी, सबसे पहले बात यह है कि सब लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम देश की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। और जब इंडिया गठबंधन की बात आती है कि इंडिया कैसे लड़ेगा, उसी मुद्दे पे, चुनाव के मुद्दे पे ही मंथन हो रहा है। तो जब चुनाव के मुद्दे पे मंथन हो रहा है तो सब अपना अपना पूर्वाभ्यान कौन क्या दे रहा है ये मैटर नहीं करता है। पार्टी के वो लोग बयान नहीं दे रहे हैं, अधिकृत लोग बयान नहीं दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बयान नहीं दे रहे हैं, कि राहुल गांधी जी बयान नहीं दे रहे हैं, कि नीतीश कुमार जी बयान नहीं दे रहे हैं। मैं आपके इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि अधिकृत लोग बयान ना दे या टॉप लीडरशिप बयान ना दे। टॉप लीडरशिप नहीं, टॉप लीडरशिप आके खारिज तो कर सकती है ना। सनातन के मुद्दे पे टॉप लीडरशिप ने कुछ कहा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, कि स्टैंड क्या है? अगर दक्षिण के नेताओं ने, डीएमके के नेताओं ने अगर कुछ कहा, कुछ नहीं कहा गया। जहां तक चुनाव लड़ने की भी बात है, शिवम मैं आप ही के पास आऊंगी, जहां तक चुनाव लड़ने की बात है उस पे भी अरविंद केजरीवाल जैसे लीडर्स ने नहीं कुछ कहा। सुनिए, अब आपने सनातन की बात करी है। सनातन हम सबका अधिकार है, जीने की पद्धति है। सनातन किसी की बपौती नहीं है। सनातन हिंदुस्तान की मिट्टी है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते। कितनी अच्छी बात है, सनातन को लेकर इतनी खूबसूरत बातें कह रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने मलेरिया कहा, जिन लोगों ने डेंगू कहा, जिन लोगों ने कुष्ठ रोग कहा, उनको आपने कुछ कहा? नहीं, उनके ऊपर आप कार्यवाही करिए, उनके ऊपर आप सवाल उठाइए। हमारी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया है। मोदी जी कार्रवाई कर सकते तो मोदी जी कार्रवाई करें ना। बताइए, किनारा करने की बात करें। मैं तो देखिए भाजपा की राजनीतिक मजबूरी इस स्तर तक हो जाती है। बीच में नहीं बोलता, मैंने वो आपको बोल दिया, उन्होंने अब मेरे को बोलने के लिए बोला है। दीपक जी, अब मैं बोलूं, मैं आप ही के पास आऊंगी। दीपक झा ने बोलने के लिए कहा गया। देखिए, राजनीतिक मजबूरी अवधेश जी कितनी, राजनीतिक मजबूरी कितनी जबरदस्त होती है पार्टी की। आप ये समझिए कि मतलब जो है, इनके जो अलायंस पार्टनर हैं वो दीपक झा को गाली दे रहे हैं और उसी को डिफेंड करने के लिए दीपक झा को ही भेज दिया उन्होंने। कितनी परेशानी है। मतलब आप एक चीज सोचिए, उदयनिधि स्टैलिन ने एक बयान दिया,
उस पर केसी वेणुगोपाल ने कहा देखिए ऐसा है, हर किसी की अपनी आजादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब एक चीज बताइए, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच का मतलब यह है क्या कि मैं अजीज खान के धर्म को गाली देना शुरू कर दूं? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, और ये ऑफिशियल बयान है केसी वेणुगोपाल का। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है। हमारा आज का मुद्दा, कल मैंने इस पे बात कर ली अपने दर्शकों के सामने, आज बस मुझे जानना था कि इस पे पार्टी का स्टैंड क्या है। दीपक झा, जो आप बातें दोहरा रहे थे, अब मैं सीट शेयरिंग को लेकर आपने कहा कि टॉप लीडरशिप नहीं बोली है, चलिए मैंने ये भी मान लिया, लेकिन अभी से कुछ ही देर पहले राघव चड्ढा, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरा है, जो कि समन्वय समिति के मेंबर हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। उसका जवाब मुझे आपसे इसलिए चाहिए क्योंकि अंदर खाने क्या चल रहा है कि महत्वाकांक्षा, मतभेद, मनभेद पे फोकस करना पड़ रहा है। क्या यह महत्वाकांक्षा कहने का इशारा ये तो नहीं कि हर पार्टी के नेता अपने आप को पीएम पद का दावेदार मान रहे हैं, मतलब महागठबंधन के नेता? दीपक झा, राम को आप राम कहिए। हाँ, अजीज खान, ये जो इस वक्त समन्वय समिति की बैठक चल रही है, क्या वाकई सीट शेयरिंग पे बात बन पाएगी आज? देखिए रीमा जी, आप बहस टेलीविजन पर जितना भी करें, हाँ, या दूसरे चैनल जितना भी बहस करें, सच्चाई है कि इंडिया अडिग है, स्थिर है, और 2024 में जीतने के लिए पूरी तरह से सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। क्योंकि ये जनता का गठबंधन है, इंडिया का गठबंधन, भारत का गठबंधन है और जनता का गठबंधन है। अब एक बात आपको बता दूं, हाँ, जब एक बात स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर त्याग की भावना है, हर शख्स, हर पार्टी अपने आप को त्याग करना चाहती, और त्याग इसलिए जनता के हित के लिए, क्योंकि आज जनता बहुत परेशान है। जो 10 साल का शासनकाल माननीय मोदी जी का रहा है, लोग उससे बहुत पीड़ित है। जो वायदे आप कह रहे हैं कि त्याग कर रहे हैं, जब आप सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, सुनिए रीवा जी, वायदे बड़े बड़े थे, वो वायदे बताइए ना कौन कौन वादे पूरे हो गए? एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। हाँ, धर्म के आड़ में अपनी नाकामियों को जरूर छिपा रहे हैं, धर्म के आड़ में छिपा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ धर्म आस्था का विषय होता है, धर्म बहुत पर्सनल है, धर्म पे बहस नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मुद्दा है, सनातन का मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है, उसको तो विपक्षी पार्टियों ने उठाया है, उसको तो इस स्तर पे लेके गए हैं, उसको तो इस स्तर पे लेके गए हैं जहाँ पे बात भी नहीं कर सकते हैं। मुझे मौका दे दे। क्या अब से पहले सनातन की तुलना किसी ने मलेरिया से, डेंगू से, एड्स से की थी? कभी ऐसा बयान आपने सुना था, सनातन की तुलना इस तरीके से? देखिए रीमा जी, एक बात आप जान लीजिए कि आप चाहे जितना ये पार्टी बीजेपी जितना भी धर्म के आड़ में छिपने की कोशिश करे, कितने भी मुद्दे को उछाले, जनता समझदार है, वो जान गई है ना कि हमें विकास की बात करनी है, हमें महंगाई बेरोजगारी की बात करनी है, हमें इस देश की बात करनी है, अपने बच्चों के भविष्य की बात करनी है। मैं सवाल क्या पूछ रही हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मैं अवधेश जी आपके पास आती हूँ, फिर मैं शिवम आपका रुख करूंगी। अवधेश जी, ठीक है, अजीज खान मैं आती हूँ आपके पास। अवधेश कुमार, जो कि वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ जुड़े। अवधेश जी, अब तो हम मीटिंग पे बात करें, लेकिन ये बार बार उसी जगह पे जा रहे हैं जहां पे इनको ज्यादा परेशानी होने वाली है, यानी सनातन का मुद्दा। सनातन के मुद्दे पे बीते हम एक हफ्ते से देख रहे हैं कि एक के बाद एक अनर्गल बयानबाजी, लेकिन किसी भी बड़े चेहरे ने, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, या फिर ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, किसी ने भी आकर इसे खारिज नहीं किया कि ये जो सनातन को लेकर बयानबाजी है वो गलत बयानबाजी है।